हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति कौशल और हम अपनी HP की जो एनटी सारथी सीरीज़ चल रही है उसके कंटिन्यूटी में हम अपने साइंस फटाफट से कवर कर रहे हैं। साइंस के 6 जो लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं। ये हमारा 7th लेक्चर है जो कि केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, केमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो एटम्स है उसके रिगार्डिंग कौन कौन से मॉडल्स आए, कौन कौन से साइंटिस्ट्स ने आके मॉडल्स दिए कि एटम होता क्या है, उनको डिफाइन किया। क्योंकि ये डायरेक्टली आपको पेपर में पूछ लिया जाता है कि बताओ जे थॉमसन मॉडल के रिगार्डिंग उन्होंने एटम की क्या डेफिनेशन दी। ठीक है, जो बोहर मॉडल है वो क्या कहता है, जो रदरफोर्ड मॉडल है वो क्या कहता है, डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या होती है। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिसने भी O2IS एकेडमी की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी आप लेक्चर्स देख रहे हैं अगर ये आपने रिवाइज करने हैं, अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आपको वो O2IS एकेडमी की ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपनी। तो सबसे पहले हमें ये नहीं पता था कि अगर कोई भी एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल ये एक पेन है, तो ये किस चीज़ का बना है। तो धीरे धीरे बहुत सारे साइंटिस्ट्स आए, उन्होंने देखना शुरू किया कि हर एक चीज़ किस चीज़ की बनी होती है। तो उन्होंने ये देखा कि कोई भी एक चीज़ है वो पार्टिकल्स की बनी होती है। ठीक है, कोई भी एक चीज़ पार्टिकल्स की बनी होती है, और ये पार्टिकल्स हैं क्या, ये पार्टिकल्स हम होते हैं एटम्स। ठीक है, अगर मान लो कोई भी जैसे एक ग्लास हो गया, तो इसमें ये जो सब्सटेंस यूज हो रहा है, तो ये सब्सटेंस किस चीज का बना है। दैट मीन्स जो एटम्स है एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हुए हैं, मतलब हर एक पार्टिकल जो हर एक जो सब चीज है आपकी वो एटम से बनी हुई है। चाहे वो कोई एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मिक्सचर हो, तो हर एक चीज स्मॉल पार्टिकल्स मतलब कि एटम्स की बनी हुई है। तो सबसे पहले जो डेल्टन साइंटिस्ट हैं तो उन्होंने अपने पोस्टुलेट्स दिए। उन्होंने एटम को डिफाइन करना शुरू किया कि एटम आखिर होता क्या है। तो उन्होंने बोला कि जो एटम है वो बहुत ज़्यादा टाइनी पार्टिकल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पेन है तो इसके अंदर जो एटम्स है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स को मिलाकर ये पूरा एक पेन बना है। दैट मीन्स इस पेन के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं जो कि टाइनी पार्टिकल्स हैं। ठीक है, सेकंड उन्होंने बोला कि एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते, एटम्स इनडिविजिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर एक ऑक्सीजन का एटम है या फिर ये एक कार्बन का एटम है, तो इस एटम को मैं तोड़ नहीं सकती। मतलब इसमें से जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसको मैं और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकती। मतलब ये जो एटम होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जिसको मैं डिवाइड नहीं कर सकती, तोड़ नहीं सकती मैं इसको। ठीक है, तीसरी चीज उन्होंने बोली कि अगर कोई एक एलिमेंट के एटम्स है तो उनका मास और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। इसका मतलब अगर मैं वाटर ले लूं, वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर उन्होंने बनाया H2O। अब इसमें ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और इसमें हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। ठीक है, अब उसने बोला कि अगर सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे, फॉर एग्जांपल इसके अंदर 2 एटम्स हैं, ठीक है, और वो कौन से एलिमेंट के हैं, वो हाइड्रोजन एलिमेंट के हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस हाइड्रोजन के अंदर जो दोनों हाइड्रोजन यूज हुए हैं उनका आइडेंटिकल मास होगा और उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बोला कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है तो वो डिफरेंट मास होगा उनका और उनकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होगी। इसका मतलब अगर मैं एक हाइड्रोजन के एटम को ऑक्सीजन के एटम से कंपेयर करूं तो इन दोनों का एक तो मास अलग होगा और दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी अलग होगी। फिर उन्होंने बोला कि जो एटम्स हैं जब वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो वो होल नंबर्स में कंबाइन करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना है तो यहाँ पे H2O बनेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 हाइड्रोजन के एटम लिए और एक ऑक्सीजन का एटम लिया। अब इस एटम्स का जो नंबर है ये होल नंबर है। आपको पता है ना कि होल नंबर होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 से शुरू होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन के एटम्स यूज हुए हैं उसका जो नंबर है वो 2 है, वो 2.1 नहीं है या फिर 2.5 नहीं है। मतलब हम 2.5 एटम्स नहीं ले सकते, ऐसे नहीं ले सकते, मतलब एक एटम लेना पड़ेगा, हमें पूरा ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वो किसी रेशो में हम उसको यूज करते हैं। लेकिन फिर जो डेल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे।
फॉर एग्जाम्पल जो आगे साइंटिस्ट्स आए उन्होंने देखा कि एटम्स के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूट्रॉन्स भी हैं, इसका मतलब एटम्स को तो हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए जो डेल्टन है उनकी जो एटॉमिक थ्योरी थी वो लिमिटेशंस होने की वजह से डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी नहीं चली, लेकिन इनके बहुत सारी चीज़ें ठीक थी कि हर एक चीज़ जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी होती है, एटम्स की बनी होती है। बस उनकी ये वाला जो पॉइंट था ना कि उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन हो सकते हैं, हम उसको अलग कर सकते हैं, इस वजह से वो वाला पॉइंट इनका गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद जो डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी है उसके बेस पर उन्होंने 2 लॉज दिए। ठीक है, ये 2 लॉज बिल्कुल वैलिड हैं और आपने ये लॉज याद रखने हैं। पहला लॉ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मान लो अगर एक कोई केमिकल रिएक्शन हुई तो उसमें जितना मास इस केमिकल रिएक्शन के अंदर यूज हो रहा है, इसको हम सबस्ट्रेट कह देते हैं। सबस्ट्रेट का मतलब होता है कि 2 ऐसी चीजें जो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रही है, और जो कंबाइन करने के बाद दो चीजें जो बनेंगी, मतलब कोई भी चीज जो बनी तो उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये बोला कि मास ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल CH4 है, इसमें ये जो ब्लैक वाला आपको बॉल दिख रही है ये कार्बन की है, और ये जो व्हाइट और ग्रे से कलर की है ये हाइड्रोजन की है। ठीक है, इसमें 4 हाइड्रोजन के एटम है, 1 कार्बन का एटम है। अगर आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर ये कार्बन है और ये आपके हाइड्रोजन है, एक ये रहा, एक ये, और 2 ये रहे, है ना। तो इसका मतलब जो एटम्स यहां पर थे सेम एटम्स यहां पर हैं, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गए हैं। ठीक है, CH4 ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना दिया है। ठीक है, इसमें कोई भी मास डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, कोई भी क्रिएट नहीं हुआ, जो मास था उसने सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज करी है। नेक्स्ट जो लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि अगर 2 एटम्स किसी एक प्रोपोर्शन में कंबाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं वाटर का ही एग्जांपल लेती हूँ, तो जो वाटर है इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो 2:1 रेशो में कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये किसी रेशो में कंबाइन कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं 4 हाइड्रोजन वाटर के मॉलिक्यूल्स लूं, चाहे 8 हाइड्रोजन के चाहे 8 वाटर के मॉलिक्यूल्स लूं, इनकी जो प्रपोर्शन है वो 2:1 ही रहेगी। एक बार देख लेते हैं हम कि कैसे 2:1 रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस नॉर्मल वाटर की बात करूं तो इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, और मुझे बताइए कि हाइड्रोजन का मास जो होता है वो होता है 1। अभी के लिए आप देख लो कि हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ये आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर मैं ऑक्सीजन देखूं तो ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16, और इसका एक एटम है, तो इसका मतलब 2:1 इज 2:2, 16:1 is 16। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट रेशो में लेके आना चाहूं तो ये हो जाएगा 1:8। ठीक है, तो इसकी जो प्रपोर्शन है वो क्या है, 1:8, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास की प्रपोर्शन है वो 1:8 है। अगर मैं इसके आगे 4 लगा दूं तो तब भी इसकी जो प्रपोर्शन है मास की, जो मास की प्रपोर्शन है वो 1:8 ही रहेगी। जो यहाँ पे मैंने 2:1 प्रपोर्शन बताई है ये एटम्स की प्रपोर्शन बताई है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अगर एक कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ एक मास यूज हो रहा है और दूसरे का मास यूज हो रहा है वो हमेशा एक सेम प्रपोर्शन में रहेंगे। ठीक है, जो वाटर है वो हमेशा 1:8 की प्रपोर्शन में रहते हैं, चाहे जितना मर्जी पानी हो। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके आए डेल्टन के बाद आपके आए, उन्होंने ये 2 लॉज दिए, ये 2 लॉज आपने लर्न करने हैं। नेक्स्ट उसके बाद एटम के लिए फिर दोबारा से चला कि भाई एटम अब होता क्या है, तो उसके बाद जे थॉमसन जी आए। जो जे थॉमसन है उन्होंने एक मॉडल दिया, उन्होंने जो मॉडल दिया उस मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं या जे थॉमसन वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, उन्होंने अब मॉडल क्या दिया, उन्होंने बोला कि जो एटम होता है ना वो एक वाटरमेलन की तरह होता है। इस वाटरमेलन के अंदर जो रेड वाला पोर्शन है, जो रेड वाला पोर्शन है वो सारा है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और इसके अंदर जो सीड्स हैं, जो आपको ब्लैक ब्लैक सीड्स दिख रहे हैं वो सारा है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जे थॉमसन ने बोला कि एक बड़ी सी बॉल है, वो उसके अंदर जो बेस चार्ज है वो है आपका पॉजिटिव चार्ज, और उसके अंदर जो सीड्स एम्बेडेड हैं वो नेगेटिव चार्ज के सीड्स जो हैं वो एम्बेडेड हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इन्होंने क्या बोला कि एटम्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट।
ठीक है। सेकंड उन्होंने बोला कि नेगेटिव और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड का मतलब है कि जितना ये बेस का पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रल करने के लिए उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर एम्बेडेड होंगे। मतलब अगर इसके अंदर 4 पॉजिटिव चार्ज है तो 4 ही इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर एम्बेड होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि जो एटम्स है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो आपको पूछ लिया जाएगा कि बताओ कि कौन से मॉडल के द्वारा ये बोला गया था कि जो एटम्स होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो वो जे थॉमसन मॉडल के द्वारा होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आए आपके, तो जे थॉमसन मॉडल आपको पता चल गया होगा आई होप। नेक्स्ट जो है आपके रदरफोर्ड मॉडल। जो रदरफोर्ड है उन्होंने दोबारा से एटम्स को स्टडी करना शुरू किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की रेज ली। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स की रेज ली, मतलब एक बीम ऑफ रे ली जिसके अंदर अल्फा पार्टिकल थे। अब जो अल्फा पार्टिकल होते हैं ना वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। वो हीलियम 2 पॉजिटिव भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, हीलियम 2 पॉजिटिव की जो रे होती है ना उसको हम अल्फा पार्टिकल भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल है उनका चार्ज 2 पॉजिटिव होता है और उनका जो मास होता है वो हीलियम 2 पॉजिटिव जितना ही होता है। ठीक है, ओके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तो अल्फा पार्टिकल्स की बीम ली और दूसरा उन्होंने ली एक गोल्ड की फॉयल। जैसे आपकी एल्यूमिनियम फॉयल होती है ना, ऐसे ही आपकी गोल्ड की भी फॉयल होती है। तो उन्होंने एक गोल्ड की फॉयल ली। ठीक है, उस गोल्ड की फॉयल के अंदर बहुत सारे ऐसे एटम्स थे। ठीक है, ये एटम्स आपको दिख रहे हैं सर्कुलर। तो उसके अंदर बहुत सारे एटम्स थे। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बीम को ऐसे इसके ऊपर डाला। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि कई जो रेज हैं वो तो डायरेक्टली निकल गई, बिल्कुल सीधी निकल गई। जैसे ये उस गोल्ड फॉयल के थ्रू कई अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए। लेकिन उन्होंने एक चीज और भी देखी, तो यहाँ पे उन्होंने ना डिटेक्टर लगाए हुए थे। इधर डिटेक्टर लगाए हुए थे और इन्होंने डिटेक्ट करने के लिए कि ये जो रेज है वो जा कहाँ रही है। तो जब इन्होंने डिटेक्टर में देखा कि कई रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके आ रही हैं, कई बहुत बड़े बड़े एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, कई छोटे एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही हैं और कई तो बिल्कुल ही ऑपोजिट चले जा रही हैं। मतलब जैसे आई वैसे ही बिल्कुल ऑपोजिट सेम पाथ पर चले गई। ठीक है, तो वो कंफ्यूज हो गए। तो उन्होंने बोला, तो उन्होंने इस हिसाब से एटम को डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया? उन्होंने बोला कि एक जो एटम है उसके अंदर बिल्कुल सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, उन्होंने ये कैसे पता लगाया कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है? फॉर एग्जाम्पल, अगर अल्फा पार्टिकल्स की बीम यहां पर आएगी, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होएगा और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये बीम बिल्कुल सेम पाथ से क्या हो जाएगी, ट्रेस बैक हो जाएगी। ठीक है, फिर क्योंकि उन्होंने ये पता लगाया कि भाई जो अल्फा पार्टिकल्स की बीम है कई एटम्स में से बिल्कुल सीधी चले गई, तो उन्होंने बोला कि एटम्स के अंदर बहुत सारी स्पेस खाली है। ठीक है, और उसके सेंटर में है आपका पॉजिटिव चार्ज जो एक न्यूक्लियस में ऐसे कंसंट्रेटेड है। और तीसरी चीज उन्होंने बताई कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम्स के कुछ कुछ दूरी पे हैं। ठीक है, कुछ कुछ पोर्शंस पे हैं। तो क्यों है? क्योंकि आपके यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे। ठीक है, जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो पॉजिटिवली चार्ज थे, और जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ इंटरैक्ट करेगा तो वो किसी ना किसी एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बोला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। ठीक है, और उन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के बिल्कुल ही छोटे सी स्पेस में ऑक्यूपाइड है और वो भी उसके बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, और तीसरी चीज उन्होंने ये भी देखी कि जो मास ऑफ गोल्ड एटम है वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, उसके एटम के सेंटर में कंसंट्रेटेड है। और तीसरी चीज उन्होंने ये देखी, क्योंकि सिर्फ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रही थी, मतलब सिर्फ कुछ ही ऐसी रेज हैं जो डिफ्लेक्ट हो रही थी, तो वो डिफ्लेक्ट हुई किस वजह से? नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो इन्होंने बोल दिया कि जो नेगेटिव चार्ज है वो बहुत थोड़ा है एक एटम के अंदर। तो ये था आपका रदरफोर्ड गोल्ड पार्टिकल्स वाला मॉडल। तो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए वो आए बोहर। बोहर मॉडल ऑफ एटम क्या था? जो बोहर मॉडल ऑफ एटम था, उन्होंने क्या बोला कि एक एटम है उसके अंदर ना बीच में एक ऐसा कंसंट्रेटेड सा पार्ट है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, क्या है प्रेजेंट? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जो प्रोटॉन्स होते हैं वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड,
वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रल चार्ज के होते हैं। तो उन्होंने बोला कि एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होएगा, वो उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला कि एटम्स के आसपास ना ऑर्बिट्स होंगी। ठीक है, ऐसे करके एटम्स के आसपास ऑर्बिट्स होंगी, और उस ऑर्बिट्स के अंदर जो आपके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे रिवॉल्व करेंगे एटम के न्यूक्लियस के आसपास। ठीक है, जैसे सन के आसपास प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं ना, ऐसे ही एटम का जो न्यूक्लियस है उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करेंगे इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। ठीक है, तो ये जो मॉडल है आपका नील बोहर ने दिया था, और ये वाला मॉडल आपका बिल्कुल वैलिड मॉडल है। ठीक है, ये इस हिसाब से आपने याद रखना है। तो उन्होंने क्या बोला कि उनकी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट्स होती हैं जिसको हम डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहते हैं, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, और जब भी एक इलेक्ट्रॉन इस डिस्क्रीट ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा तो उसकी कोई एनर्जी रेडिएट नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है तब तक ना तो ये कोई एनर्जी गेन करेगा और ना ही कोई एनर्जी लॉस करेगा। ठीक है, तो फिर ये करेगा कब, जब भी ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से कोई दूसरी ऑर्बिट में मूव करे, या तो अपने से बड़े वाली ऑर्बिट में या अपने से छोटे वाली ऑर्बिट में, तो उस टाइम पे ये एनर्जी गेन या लूज कर सकता है। ठीक है, और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बोला कि भाई एटम के आसपास जो शेल्स हैं उन्होंने उसको नाम दे दिया KLMN। फॉर एग्जाम्पल जो सबसे पहली शेल है, ये एक सबसे पहली जो ऑर्बिट है उसका नाम हो गया K, जो सेकंड है L, थर्ड वाली होगी आपकी M, और फोर्थ वाली होगी आपकी N। ठीक है, तो उन्होंने ऑर्बिट्स के अराउंड ऐसे शेल्स का नाम दे दिया। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल एक कोई एटम है, मैं एल्यूमिनियम एटम की बात कर लेती हूँ। ठीक है, पहले एल्यूमिनियम एटम देखते हैं। जो एल्यूमिनियम एटम है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 13। 13 का मतलब है कि उसके पास 13 प्रोटॉन्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, और जैसे मुझे पता है कि एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 13 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस है उसके अंदर जो आपको ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं ये हैं आपके प्रोटॉन्स, और ये जो रेड कलर के दिख रहे हैं आपको ये हैं आपके न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, उसके बाद है इसकी ऑर्बिट्स, ये है KLM, ऐसे ही N भी होगी, है ना। तो उसके अंदर होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स। जो K शेल है उसके अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये मैं आपको रूल बताऊंगी कि कौन सी शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। ठीक है, फिर है आपकी L शेल। L शेल के अंदर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो M शेल है उसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने बने यहाँ पे, 8 + 2 + 3 दैट इज 13। तो इस हिसाब से जो एल्यूमिनियम है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 13, मतलब उसके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चेंज भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसने कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसका तो ऐसे इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा, इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि इसका एटॉमिक नंबर भी चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हम एटॉमिक नंबर को थोड़ी और अच्छे वे से बताते हैं, वो ये कि इसके न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, और वो प्रोटॉन्स होते कितने हैं, जितने इस एल्यूमिनियम के एटम में नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, जब तक ये कोई इलेक्ट्रॉन गेन और लूज ना करें उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये था आपका बोहर मॉडल। और अगर मैंने बोहर मॉडल के अंदर ये जो ऑर्बिट्स हैं इसके अंदर अगर मैंने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है कि किस ऑर्बिट में या किस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, किस में 8 आएंगे, ठीक है, ऐसे फिल करना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है दैट इज 2 × n²। यहाँ पे जो n है इसका मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ऑर्बिट नंबर k है तो उसके लिए n हो जाएगा 1, L के लिए हो जाएगा 2, M के लिए हो जाएगा 3 और N के लिए हो जाएगा 4। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं हाइड्रोजन के लिए निकालती हूँ, हाइड्रोजन के लिए मैं निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन है उसकी एक एटम होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके आसपास उसकी एक ऑर्बिट होती है। तो हम देख लेते हैं कि कौन सी ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। जो K ऑर्बिट होती है उसका N होता है 1, L का होता है 2, M का होता है 3 और N का होता है 4। ठीक है, अगर मैं इस हिसाब से KLMN ऑर्बिट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहूँ तो मैं इसको बोल सकती हूँ 2 × n²। दैट मीन्स
2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2। इसका मतलब k ऑर्बिट के अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इन द सेम वे अगर मैं L निकालूं तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इज 4 एंड 4 2 जा 8, ठीक है। तो दैट मीन्स L शेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 8 आ सकते हैं, ठीक है। एक और आपने बात याद रखनी है कि जो भी एटम है उसकी जो आउटर मोस्ट शेल होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एटम में सिर्फ 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब K वाले में कितने आएंगे 2, ठीक है। K के बाद L में कितने आएंगे 8 और M में कितने आएंगे, M में आएगा आपका 1, दैट मीन्स 8 + 2 = 10 और 1 बच गया वो आ जाएगा आपका M में, ठीक है। इसका मतलब ये वाली जो शेल है इसकी आउटर मोस्ट शेल हुई और हमेशा आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, ठीक है। ये इसके कुछ रूल्स हो गए कि हम एक ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं। ये वाले रूल आपने थोड़े से मतलब पता लगाना है कि भाई क्या रूल्स हैं ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो लिथियम है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 3, इसका मतलब इसके 3 प्रोटॉन्स होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे नॉर्मल में, अगर ये कोई इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज ना करे। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसकी K शेल में आ गए और तीसरा वाला L में आ गया। इन द सेम वे जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 2 है ना, 3 बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हो गया आपका फ्लोरीन, देन इज नियोन, ठीक है। जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जा रहा है वैसे वैसे ही आपके बाहर वाली शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि जो प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, मैंने उस चीजों को यूज किया एक एटम के अंदर, है ना। एक एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और उसके आसपास ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि ये तीनों चीज है क्या। फॉर एग्जाम्पल जो प्रोटॉन्स हैं और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो दोनों इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं एटम के, और दोनों वो सेम साइज के होते हैं, ठीक है। इसका मतलब जो प्रोटॉन है उसका साइज इलेक्ट्रॉन के साइज से बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साइज का डिफरेंस पता चल गया होगा कि सबसे छोटा है इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो दोनों सेम साइज के हैं। सेम साइज के हैं तो उनके मासेस भी सेम होंगे, तो उनके मासेस है 1.6 × 10⁻⁻27 kg दोनों के। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कहीं कम होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना है 9.11 × 10⁻31। आपको पता होगा जैसे जैसे हम माइनस में इंक्रीज करते जाते हैं नंबर वैसे वैसे वो चीज छोटी होती रहती है, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज देखना चाहूं तो जो प्रोटॉन है, ठीक है, वो पॉजिटिवली चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है। हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेम चार्ज होगा, बस फर्क कितना होगा कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन है उसका हमें पता है कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो आपको समझ आ गया होगा कि चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनका मास का कंपैरिजन क्या है, साइज का कंपैरिजन क्या है और उसका चार्ज का कंपैरिजन क्या है, ठीक है। अल्टीमेटली इन सारे मॉडल्स को मिलाकर अगर मैंने एक एटम को डिफाइन करना हो तो मैं ये बोलूंगी कि ये एक स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट है किसी भी मैटर का। मैटर का मतलब मैंने आपको बताया था ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। कोई भी चीज अगर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, अगर ये चीज स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, इसमें सबसे छोटी चीज जिससे ये बना है दैट इज एटम, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और जो एटम्स है हमेशा केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर, जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बनाता है, दैट मीन्स ये एक कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। जितनी भी आपकी चीजें हैं जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, वो सारी चीजें किसकी बनी हुई हैं, एटम्स की बनी हुई हैं, ठीक है। ओके, अब देखते हैं कि एटॉमिक मास कितना होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन कितना भारी है, कार्बन कितना भारी है, वो हो गया उसका एटॉमिक मास। अगर मैंने किसी भी एलिमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में बताया था कि कोई भी चीज जो कि डिविजिबल ना हो, ठीक है, वो सबसे स्मॉलेस्ट हो, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, ये सब चीजें कितनी भारी है, इसका एटॉमिक मास क्या है, तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी,
वो मैं कैलकुलेट करूंगी 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने क्या किया, एक तरफ मैंने ले लिया 1/12 ऑफ जो हमारा कार्बन 12 था। कार्बन 12 का मतलब है कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है। ठीक है, इसीलिए मैं उसको कार्बन 12 बोल देती हूँ। अगर मैं एक तरफ ले लूं 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 और दूसरी तरफ मैं कोई भी एटम ले लूं, कोई भी एलिमेंट ले लूं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ले लूं। ठीक है, तो मैंने इसके कंपैरिजन में इसको वे करना है कि ये इससे कितना भारी है। दैट मीन्स जो हाइड्रोजन है वो 1/12 ऑफ कार्बन 12 से कितना भारी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये इससे 1 यूनिट भारी होगा तो इसका मास हो जाएगा 1। ठीक है, ऐसे ही तो अगर मैं कार्बन की बात करूं तो अगर मैं यहां पर कार्बन ले लूं तो इसका मतलब जो कार्बन है वो 1/12 ऑफ कार्बन 12 से 12 यूनिट्स भारी है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं किसी भी एलिमेंट का यहाँ पर मास निकाल सकती हूँ। तो ये पहले ही साइंटिस्ट्स ने हर एक एलिमेंट के मास निकाले हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका मास। इसको हम एटॉमिक मास यूनिट भी कह देते हैं और इसको AMU से डिफाइन भी कर लेते हैं। आपको अगर क्वेश्चन आए कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है तो आपको ये डेफिनेशन दे देंगे कि इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम इज हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि मोल क्या होता है। जो मोल होता है उसका मतलब है कि अगर मैं कार्बन 12 मतलब अगर मैं कार्बन के 12th वाला कार्बन, इसके अलग अलग आइसोटोप्स भी होते हैं ना, तो इस वजह से अभी मैं 12th वाला कार्बन ही ले रही हूँ। आइसोटोप्स आपको बताऊंगी आगे आने वाली स्लाइड्स में। ठीक है, अगर मैं कार्बन 12 का 12 ग्राम ले लूं, ठीक है, उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे उसको मैं बोलूंगी कि ये है 1 मोल। ठीक है, और 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं तो वो होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं, जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में प्रेजेंट होते हैं वो इतने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ये होता है आपका 1 मोल। नेक्स्ट देखते हैं कि जो एटम्स हैं वो कितने बिग हैं और वो क्या क्या चीजें बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो एटम है उसका साइज होता है 10⁻⁻10। इसको मैं पिकोमीटर्स भी बोल देती हूँ क्योंकि -10 को हम पिकोमीटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं जो 10⁻⁻15 के होते हैं, इतने साइज के होते हैं। अगर ये 10⁻⁻10 वाले एटम्स बहुत सारे ज्वाइन कर जाएं, ठीक है, तो ऐसे ही आप देख सकते हो कि वो बड़ी बड़ी चीजें बना सकते हैं। ठीक है, मान लो मिल्की वे गैलेक्सी है, इसमें 10⁻⁻10 के इतने सारे एटम्स हैं कि उसने इतना बड़ा साइज बना लिया, 10⁻21 तक का साइज बना लिया। नेक्स्ट है आपका कि अगर किसी भी एलिमेंट को, फॉर एग्जाम्पल कोई एक एलिमेंट है जैसे एल्यूमिनियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, उसके एटम्स होते हैं जिसको हम एक सिंगल उससे डिनोट करते हैं, एल्यूमिनियम एटम Al हो गया। ठीक है, अगर मैंने किसी भी एलिमेंट को नेम करना है तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन नेम करती है तो वो करती है IUPAC। तो ये आपका क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि एलिमेंट्स की नेमिंग कौन करती है, तो वो करते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नेमिंग के हिसाब से वो दो चीजें बताते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट की अगर मुझे नेमिंग करनी है तो या तो मैं उसको एक लेटर में नेम करूंगी या फिर मैं उसको 2 लेटर में करूंगी। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन के लिए मैंने सिर्फ एक लेटर यूज किया, सिंगल N, और कॉपर के लिए मैंने Cu यूज कर लिया, 2 लेटर्स यूज कर लिए। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि भाई जो सबसे पहला लेटर होएगा वो हमेशा कैपिटल्स होगा, और अगर मैंने उस एलिमेंट के लिए 2 लेटर्स यूज किए हैं तो जो सेकंड वाला लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपर में C कैपिटल है और जो U है आपका वो स्मॉल है। बस आपने इतना याद रखना है कि एलिमेंट्स की नेमिंग IUPAC करता है। ठीक है, अब जो एटम्स हैं, ठीक है, मान लो ये पार्टिकल से बना है, एटम से बना है, तो ये एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो जो एटम्स है उनके अंदर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। इसका मतलब अगर ये एक ऑक्सीजन का एटम है O और ये एक हाइड्रोजन का एटम है H, तो H अकेले कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन द सेम वे O अकेले कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वो एग्जिस्ट कैसे करेगा? जब भी H दूसरे H के साथ बॉन्ड बना ले तो वो हाइड्रोजन गैस की वे में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जब भी ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड बना ले तो वो O2 की वे में एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो फिर ये कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं? तो ये एग्जिस्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल की वे में। मॉलिक्यूल का मतलब जब 2 एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स बना लें
और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने लगे तो उसको मैं कहती हूँ कि ये एक मॉलिक्यूल है। जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने ऑक्सीजन के 2 एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया और उसने फिर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, और हमें पता है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो हवा में एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब वो एक मॉलिक्यूल है जिसमें एटम्स ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया है और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, सिंपल एन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, दैट मीन्स सिंपल एन क्या है, एक एटम है। तो यहाँ पे बताया कि जो एटम्स हैं इस वजह से क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स और आयंस बनाते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके। और यही जो मॉलिक्यूल्स और आयंस है एक दूसरे के साथ एग्रीगेट करते हैं ताकि वो कोई मैटर बना सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं NaCl के क्रिस्टल की बात करूं, नमक की बात करूं, तो वहां पर जो Na के एटम्स हैं वो क्लोरीन के एटम के साथ कंबाइन कर रहे हैं, और जो ऐसे बहुत सारे NaCl के एटम्स कंबाइन कर जाएंगे तो उससे आपका एक NaCl का क्रिस्टल बन जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स वो क्या बन गया, अब मैटर बन गया, उसका कोई ना कोई मास है और उसने कोई ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है। तो फिर मॉलिक्यूल क्या हुआ, मॉलिक्यूल ऐसे ही मैंने आपको समझाया कि जिसमें 2 और उससे ज्यादा एटम्स कंबाइन करते हैं और एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ताकि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकें। जैसे अभी मैंने आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में बताया। ठीक है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है और जो नाइट्रोजन है वो इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, और इसके अंदर कैपेसिटी है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एटॉमिसिटी की। एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ एटम्स यूज हुए हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ एटम्स यूज हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऑक्सीजन गैस बनानी है तो इसमें मेरे 2 नंबर ऑफ एटम्स यूज हुए हैं, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की 2 एटॉमिसिटी है। ऐसे ही अगर मुझे ओजोन बनाना है, ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है मुझे पता है, और वो तीन ऑक्सीजन एटम से बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब ओजोन की जो एटॉमिसिटी है वो कितनी है, वो 3 है। ऐसे ही यहाँ पे मैंने कुछ कुछ एटम्स की एटॉमिसिटी दी हुई है, कुछ कुछ एलिमेंट्स की आपको एटॉमिसिटी दी हुई है। जैसे जो आर्गन है वो हमेशा अकेला एग्जिस्ट करता है, आर्गन AR लिखते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हीलियम। हीलियम भी आपका सिंपली एग्जिस्ट करता है बिना किसी मॉलिक्यूल से कंबाइन करें। ऑक्सीजन आपका डाई एटॉमिक है, मतलब O2 की वे में एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक है, H2 की वे में। नाइट्रोजन भी N2 की वे में एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलग हो गया है ना, अगर सिंपल नाइट्रोजन को एग्जिस्ट करवाना हो मुझे तो N2 की वे में एग्जिस्ट करेगा। ऐसे ही जो क्लोरीन है वो भी Cl2 की वे में एग्जिस्ट करता है। जो फॉस्फोरस होता है वो P4 के वे में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और जो सल्फर है वो पॉली एटॉमिक है। पॉली एटॉमिक का मतलब S4 भी होता है, S8 भी होता है, अलग अलग होते हैं इसकी एटॉमिसिटी। ठीक है, आई होप आपको यहां तक एटॉमिसिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। अब जब आपने देख लिया कि मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं तो आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी कि मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स कहीं दोनों सेम तो नहीं हो गए। देखो, अगर मैं बोलूं कि ये वाटर है तो ये मॉलिक्यूल भी है और ये कंपाउंड भी है। देखो इसको मैं कैसे डिफाइन करती हूँ। मॉलिक्यूल में इस तरीके से डिफाइन करती हूं कि 2 हाइड्रोजन एटम ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो इस वजह से ये बन गया वाटर, और वाटर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है तो ये बन गया मॉलिक्यूल। कंपाउंड का मतलब है कि हमेशा 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड बनाएंगे तभी वाटर बनेगा। इसका मतलब कंपाउंड्स के अंदर मैंने उनकी जो प्रोपोर्शंस है उसको डिफाइन कर दिया कि इसका मतलब हमेशा 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ही यूज होंगे एक ऑक्सीजन के साथ ताकि वो पानी बना सके। ठीक है, ये मैंने एटम्स की बात बताई। अगर मैं उसको मास के वे में बताऊं तो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था कि हमेशा जो वाटर है वो 1:8 की रेशो में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ऐसे ही आपका जो अमोनिया हो गया वो 14:3 की वे में एग्जिस्ट करेगा, तो ये एक कंपाउंड हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं CO2 की बात करूं, ठीक है, CO2 की बात कर लेते हैं एक बार। यहां पर एक एटम यूज हुआ है कार्बन का, और मुझे पता है कि कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12। इन द सेम वे ऑक्सीजन का मास होता है 16, और इसके क्योंकि 2 एटम्स हैं तो इंटू 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12:32। अगर मैं इसको कैंसल आउट करूंगी तो ये बन जाएगा आपका 3:8। ठीक है, इसका मतलब जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो 3:8 की मास में एग्जिस्ट करती है, इसी रेशो में एग्जिस्ट करेगी। तो ये आपके कंपाउंड्स हो गए।
अब बात करते हैं हम मॉलिक्यूलर मास की। जैसे आपने एटॉमिक मास देखा था ना, एटॉमिक मास देखा था। एटॉमिक मास में मैंने सिर्फ एक एटम की बात करी थी, ठीक है, कि मान लो एक हाइड्रोजन एटम है, वो 1/12 ऑफ कार्बन 12 के कितना भारी है, ठीक है। अब क्योंकि मॉलिक्यूल्स बन गए हैं, मान लो वाटर बन गया है, तो अब इसका कितना मास है, ठीक है। मान लो हाइड्रोजन का मास तो एक एटॉमिक यूनिट था, ठीक है, इसके क्योंकि 2 एटम्स है तो वो हो जाएगा 2 × 1। ऐसे ही आपका जो ऑक्सीजन है वो कितना है, उसका मास, उसका है 16। इसका मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल ही तो है, इस मॉलिक्यूल का जो टोटल मास है वो हाइड्रोजन का मास प्लस ऑक्सीजन का मास, तो ये हो जाएगा आपका 18 ग्राम्स, ठीक है। 18 यूनिट कह सकते हैं हम इसको, 18 यूनिट्स, ठीक है। तो इसीलिए जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास होता है आपका, हर एक एटम के मास को कंबाइन कर कर आपका मॉलिक्यूलर मास बनता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक एटम है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास होते हैं ऑर्बिट्स, ठीक है। और मैंने आपको आउटर मोस्ट शेल भी बता दिया कि आउटर मोस्ट शेल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एटम का या फिर एक एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, अपने 11वें नंबर पे आता है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, ठीक है, जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स को इन शेल्स के अंदर भरूं तो कैसे भरूंगी, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, दो इलेक्ट्रॉन्स इसके के शेल में आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके एल में आएंगे, फिर उसके बाद बाकी का एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके एम शेल में आएगा, यहां पर 8 है, ठीक है, और यहां पर 2 है, ठीक है। तो दैट मीन्स जो एम शेल होगी ये इसकी आउटर मोस्ट शेल होगी, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट हैं उनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो अगर मुझे इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना हो कितने हैं, तो इसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, ये वाली, ठीक है, और इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 4, ठीक है। इसका मतलब इसके टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 हुए। जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होंगे उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है। तो वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी का मतलब ये होता है कि अगर एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट दिखाया हुआ है यहाँ पे ये कार्बन है, बेसिकली कार्बन के 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं और उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर उसकी ऑर्बिट्स में, ठीक है। तो मान लो ये है एक कार्बन। अब मुझे पता है कि आउटर मोस्ट शेल में उसको, उस एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी एलिमेंट ने स्टेबल होना है तो उसकी आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वो स्टेबल होगा। अगर 8 से कम हुए तो हमेशा उसे ऐसे होता रहेगा कि मुझे कोई ना कोई केमिकल बॉन्ड तो जरूर बनाना है ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं, ठीक है। तो ऐसे ही जो कार्बन है उसके बाहर आउटर शेल में टोटल 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स इसको 8 पूरे करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो इसके लिए ये क्या कर सकता है, या तो ये इस इलेक्ट्रॉन्स को जो इसकी ऑर्बिट में है, या तो ये इसको लूज कर सकता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है, ठीक है। अगर इसने ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए और स्टेबल हो गया तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो होगी +4। दैट मीन्स प्लस का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं और 4 का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं, ठीक है। अगर मैं दूसरी तरफ ले लूं कि मान लो इस कार्बन ने स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ गए, है ना, तो इसका मतलब इस कार्बन के पास 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स इसने 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -4, ठीक है। आपने ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे तो हमेशा माइनस में काउंट करेंगे हम उसे, और जब भी इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे तो उसको हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो सोडियम है उसके 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 के शेल में, 2 एल शेल में और एक बाहर वाली शेल में। तो इसको स्टेबल होने के लिए ये बाहर वाली एम शेल का एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इसीलिए जो सोडियम है वो Na पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे तो उसको नेगेटिव लेंगे, और जब भी इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो फिर वैलेंसी आपको समझ आ गई होगी
कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं या फिर गेन हो रहे हैं ताकि वो स्टेबल बन जाए, उसको हम कहते हैं वैलेंसी। तो यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया कि बोहर स्कीम के अकॉर्डिंग जो एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ताकि वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो वो या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है या लूज कर सकता है या गेन कर सकता है। तो जब वो ऐसे गेन, लूज और शेयर करता है तो वो एक पर्टिकुलर बॉन्ड बनाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं H2O की ही बात कर लूं तो मुझे पता है कि जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, 8 होता है तो इसका मतलब इसके 8 प्रोटॉन्स होंगे और 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मैं इसको डिवाइड कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऑक्सीजन O, उसकी जो K शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, L शेल में उसकी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और यही इसकी आउटर मोस्ट शेल है। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको टोटल स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किससे ले रहा है, हाइड्रोजन से ही तो ले रहा है, क्योंकि एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए और दोनों के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इस ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बना लिया और अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के दूसरे एटम के साथ बना लिया। ठीक है, इसीलिए ये बन गया H2O। दैट मीन्स जब भी हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं या फिर गेन और लूज करते हैं तो पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कि आयंस क्या होता है। अब जब भी एक कोई एटम या फिर यहां पे मैं एलिमेंट कह देती हूं, जब भी कोई एलिमेंट स्टेबल होने के लिए का मतलब क्या हुआ, मतलब कि उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए या तो ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे या फिर ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, या फिर ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, गेन करे, या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। तो उस टाइम पे जो भी बचेगा विद चार्ज उसको हम बोलेंगे आयन। फॉर एग्जाम्पल जो सोडियम है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सोडियम के टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ता है। तो लूज करने के बाद ये क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव। इसका मतलब जो Na है वो Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब जो Na एलिमेंट है वो आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आयन क्या होता है, जो भी आपके नेगेटिवली और चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम आयंस कहते हैं। और आपको पता चल गया होगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कब बनते हैं, जब भी वो कोई इलेक्ट्रॉन्स को गेन करें तो वो नेगेटिवली चार्ज बन जाते हैं, जब भी वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करें तो वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल जो सोडियम है, सोडियम Na पॉजिटिव बन जाएगा स्टेबल होने के लिए, और जो क्लोरीन है उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपने उसके आउटर मोस्ट शेल में याद नहीं करना कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसीलिए ये सोडियम के साथ बॉन्ड बना लेता है कि तू मुझे अपनी 1 इलेक्ट्रॉन दे दे और मैं तेरे साथ 7 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लूंगा, तेरी भी ऑर्बिट स्टेबल हो जाएगी और मेरी भी ऑर्बिट स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर हो रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई बीच में बॉन्ड बन रहा है। जब भी इलेक्ट्रॉन गेन और लूज होने की वजह से जो बॉन्ड बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन्स अगर गेन हुए या लूज हुए उसकी वजह से जो बॉन्ड बना उसको हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज हो रहे हैं, सोडियम लूज कर रहा है और जो क्लोरीन है वो गेन कर रहा है, इस वजह से इनके अंदर एक बॉन्ड बन गया है, इसको हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ऐसे ही एक और टाइप का बॉन्ड होता है जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ये होता है कि ना तो इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, तो फिर क्या हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं। शेयर हुए हैं मतलब ना तो एक एटम टोटल इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ लेकर भागा है और ना ही दूसरा एटम अपनी तरफ लेकर भागा है, बस उन्होंने एक ऐसा बॉन्ड बना लिया कि हम इलेक्ट्रॉन्स को बीच में ही रखेंगे, मतलब हम इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ शेयर करेंगे और उसी की वजह से हम स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, जो जैसे आपका जो कार्बन होता है वो दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, क्यों, क्योंकि इस कार्बन के भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को गेन और लूज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है,
तो इसीलिए ये कहते हैं कि हम इतनी एनर्जी तो खर्च नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं एक दूसरे के साथ चारों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। तू भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां डाल और मैं भी इधर डालता हूं, तो हमारे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे शेल में। ठीक है, जो भी बॉन्ड आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, जो आपका न्यूट्रॉन्स है वो मैंने आपको बता दिया कि जो न्यूट्रॉन्स है वो उसका जो साइज होता है प्रोटॉन जितना होता है, उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो जीरो होता है। और जो न्यूट्रॉन्स है वो आपके चैडविक ने डिस्कवर किया था। चैडविक एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन्स को। तो आपको ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो न्यूट्रॉन्स है वो किसने डिस्कवर किया है। यहां पर मैंने कुछ एलिमेंट्स दिए हैं आपको, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, है ना, ये एलिमेंट्स हैं आपके। ये इनके सिंबल हैं। सिंबल का मतलब मैंने आपको बता दिया कि आईयूपैक जो है इनके सिंबल्स देता है कि किस एलिमेंट को कैसे नेम करना है, कैसे डिनोट करना है। जैसे हाइड्रोजन को H दे दिया, हीलियम को He दे दिया। ऐसे ही ये इसके एटॉमिक नंबर हैं। एटॉमिक नंबर मतलब उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। एटॉमिक नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। ये आपने नहीं पता लगाना कि किसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स है, ये पहले से ही आइडेंटिफाई किया जा चुका है कि हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन होता है, हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो पहले से ये आइडेंटिफाई कर चुके हैं। तो ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो जो इसका एटॉमिक नंबर है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो जो न्यूट्रॉन्स हैं वो वेरी कर सकते हैं। एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो वो वेरी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके इलेक्ट्रॉन्स। ज्यादातर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं उतने ही नंबर ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सेम उसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, बाकी यहाँ पे अलग अलग शेल्स बताई हुई हैं कि किस शेल में कितने नंबर ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। जैसे आपका जो के शेल है उसके अंदर हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, हीलियम के अंदर 2, बाकी सबके अंदर 2 है। देखो, क्योंकि के शेल के अंदर मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। इन द सेम वे एल शेल के अंदर टोटल 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, तो 1 हो सकता है। तो मैक्सिमम यहाँ पे देखो सिर्फ 8 तक ही जा रहा है। उससे ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो हमें नेक्स्ट शेल पर जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद एम के अंदर ये बताया हुआ है कि हर एक एलिमेंट के एल, एम और एन शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उस हिसाब से उनकी वैलेंसी दी हुई है कि मान लो ये कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या हुआ, एटॉमिक नंबर का मतलब है कि एक एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। और हमें पता है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो जितना भी प्रोटॉन्स एक एटम के अंदर प्रेजेंट होंगे वो नंबर होगा उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं Z से। मास नंबर की बात करते हैं। मास नंबर का मतलब है कि एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होएगा वो तो होएगा प्रोटॉन, और जो न्यूट्रल चार्ज होगा वो होंगे न्यूट्रॉन्स। तो अगर मैं इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दूं, दैट मीन्स P+N कर दूं, तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी मेरी क्वांटिटी बनेगी वो बनेगा मेरा मास नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कार्बन की बात करूं तो एक कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो इसका मास नंबर क्या बनेगा, 12 यूनिट्स। इन द सेम वे अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम के अंदर टोटल 13 प्रोटॉन्स होते हैं और 14 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि जरूरी नहीं है कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर हों, पर कई बार ऐसे हो भी सकता है। जैसे कार्बन के केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के इक्वल है, लेकिन एल्यूमिनियम के केस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, A से। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स की बात करूं कि उसका क्या एटॉमिक नंबर है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। उसके अंदर एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन उसके 0 होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका एटॉमिक मास क्या हो गया, P+N, दैट मीन्स 1 हो गया इसका। इन द सेम वे कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है। ये वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा कि इसका कितना एटॉमिक मास है, ये ज़्यादा अगर स्पेशली केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है तो उसमें पूछा जा सकता है। तो अगर मैं एक एलिमेंट
को डिनोट करूं तो उसको, किसी भी एलिमेंट को हम x नंबर से डिनोट करते हैं। ऊपर आता है उसका एटॉमिक मास जिसको हम a से डिनोट करते हैं, और नीचे आता है उसका नंबर जिसको हम z से डिनोट करते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कार्बन की बात करूँ तो मुझे पता है कार्बन को मैं x की जगह मैं c लिख सकती हूँ, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, और इसका जो मास नंबर होता है वो 12 होता है। तो किसी भी एलिमेंट का मैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर अगर देखूं तो मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपके आइसोटोप्स। तो आपको आइसोटोप्स के रिगार्डिंग एनटी के पेपर में क्वेश्चन आइसोबार्स और आइसोटोप्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो आपने ये चीज याद रखनी है, अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है, और उसके मास नंबर अलग हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का मुझे पता है कि एटॉमिक नंबर 1 ही रहेगा, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1, ठीक है। लेकिन उसका मास नंबर चेंज हो सकता है। अगर उसका मास नंबर 1 हुआ तो उसको हम कह देते हैं हाइड्रोजन। अगर उसका मास नंबर 2 हुआ तो वो आ जाएगा आपका ड्यूटीरियम। मतलब ड्यूटीरियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन उसका जो मास नंबर है वो 2 है। इन द सेम वे जो आपका ट्रीटियम है उसमें जो आपका एटॉमिक नंबर है वो 1 है और आपका जो मास नंबर है वो 3 है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें जो आपका एटॉमिक नंबर है वो तीनों का 1 है लेकिन मास नंबर आपके चेंज है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स बताओ, तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम। मतलब ड्यूटीरियम और ट्रीटियम का एटॉमिक नंबर तो हाइड्रोजन जितना सेम ही रहेगा लेकिन उसका मास नंबर डिफरेंट होगा। इन द सेम वे अगर मैं आइसोबार्स की बात करूं, अब इन आइसोटोप्स की कुछ एप्लीकेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल हम यूरेनियम का जो 235 वाला आइसोटोप है उसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज करते हैं। कई बार आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बताओ इसमें से यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप हम न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज करते हैं, ठीक है, या फिर इसमें से हम किसका आइसोटोप यूज करते हैं, तो वो यूरेनियम का यूज करते हैं। ऐसे ही अगर मैं कैंसर ट्रीटमेंट की बात करूं तो वहां पे मैं एक कोबाल्ट का आइसोटोप यूज करती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मल कोबाल्ट होता है उसका जो भी एटॉमिक नंबर होगा, जो आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट होगा उसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा, ठीक है, या कम भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका जो ग्वाइटर है उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम आइसोटोप ऑफ आयोडीन यूज करते हैं। तो आइसोटोप का हम 131 वाला जो आइसोटोप है, ऐसे आयोडीन जो है वो 127 होता है, उसका जो मास होता है वो 127 होता है, पर लेकिन हम आयोडीन का जो 131 मास वाला आयोडीन है वो हम किसके लिए यूज करते हैं? ग्वाइटर के ट्रीटमेंट के लिए। इन द सेम वे आप यहाँ पे देख सकते हो जो कोबाल्ट 60 है हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आइसोबार्स। जो भी आपके आइसोटोप्स थे उसका जो ऑपोजिट है वो हो गया आपका आइसोबार्स। अब इसका ऑपोजिट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका मास तो सेम रहेगा लेकिन आपका जो एटॉमिक नंबर है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आर्गन की बात करूं, आर्गन, पोटाशियम और कैल्शियम, ठीक है, इनके जो एटॉमिक नंबर हैं वो है 18, 19 और 20, लेकिन इनके जो मास है यहाँ पे तीनों का 40 मास है। दैट मीन्स ये तीनों एक दूसरे में क्या है? आइसोबार्स हैं। दैट मीन्स ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, ऐसे एलिमेंट्स को हम आइसोबार्स कहते हैं। आई होप आपको आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बीच में डिफरेंस पता लग गया होगा। यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड की हुई हैं, जैसे कि जो आपके अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो एक हीलियम 2 पॉजिटिव का पार्टिकल होता है, ठीक है। ऐसे ही आपके जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं। पॉजिट्रॉन आपका पॉजिटिव पार्टिकल्स होता है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है, और जो आपकी गामा रेज होती हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी की रेज होती हैं जो कहीं ना कहीं पे पेनिट्रेट कर जाती हैं, ठीक है। आपने एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, उसका ऑपोजिट पॉजिट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है। तो पॉजिट्रॉन क्या है? पार्टिकल्स विद सेम मास एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन मैंने आपको ये पहले बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास के इक्वल नहीं होता, ठीक है, बहुत कम होता है ना उसका रिलेटिव साइज।
ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हाइड्रोजन का एटम है उसके न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, तभी उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो हम प्रोटॉन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड प्रोटॉन। ठीक है। न्यूट्रॉन मैंने आपको बता दिया कि इसका कोई चार्ज नहीं होता और इसका जो मास होता है वो अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन के इक्वल होता है। बाकी जो आपके बीटा पार्टिकल्स हैं वो हमारे नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं, या फिर मैं ऐसे कह सकती हूँ कि जो हाईली एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बीटा पार्टिकल्स होते हैं। तो दैट इज ऑल, हमारा जो केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। केमिस्ट्री के 1 या 2 लेक्चर्स और लगेंगे, इससे हमारी पूरी केमिस्ट्री फिनिश हो जाएगी, फिर हम बायोलॉजी शुरू करेंगे। तो जिसने भी फिजिक्स अभी तक कंप्लीट नहीं करी है वो फिजिक्स के लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है। आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप O2IS अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।